वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त माइंड ब्लोइंग मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है हमारे गांव की सीमा। ये मूवी रिसेंटली हॉटस्पॉट पे रिलीज हुई। उसी तरह एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है। अब मूवी के बारे में बात करें तो भाई साहब मूवी मुझे बहुत ही गजब लगी। ऑसम मूवी यार, इतने सारे ट्विस्ट है इस मूवी में आप सोच भी नहीं सकते। एक बार मैंने पिट्टा कथा मूवी को एक्सप्लेन किया था, आपने देखा ना कि उसमें कितने सारे ट्विस्ट थे। उसी तरह की है ये मूवी। मैंने सोचा कि एक कैजुअल ड्रामा मूवी होगी, लेकिन ये तो कुछ अलग ही लेवल की मूवी निकली। आधी मूवी कैजुअल से चलने लगती है, लेकिन जब एक बंदे का मर्डर होता है वहाँ से इस मूवी की स्टोरी ही बदल जाती है। इस मूवी में मुझे सिर्फ एक ही माइनस पॉइंट लगा और वो है पिक्चर क्वालिटी। अब कैस्ट वगैरह की बात करें तो मैं इन सारे लोगों को जानता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं जानते। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना जरूर। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक गांव की किसी जगह पर एक बंदा बहुत ही भयंकर ब्लैक मैजिक करते रहता है और यहाँ पर यह सीन कट होता है। दूसरे सीन में इस कहानी के कुछ मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम है कुमरैया, शॉर्टकट में कुमरी, जो फिलहाल ऑटो ड्राइवर होता है। इसकी एक वाइफ और एक बेटा होता है और इसी तरह इसका एक भाई भी होता है जिसका नाम है जंगा, जो एक वेल एजुकेटेड पर्सन होता है। और इसी तरह जंगा पुलिस बनना चाहता है, उसी की तैयारी करता रहता है। इन्हीं की घर के बगल में एक और छोटी सी फैमिली रहती है। शायद ये बंदा भी इसका भाई है, पता नहीं। इसका नाम है बलजी। ये भी ऑटो ड्राइवर होता है, लेकिन ये बंदा शराब बहुत पीता है। ये है इसकी वाइफ रामुला, जो हमेशा अपने पति को डांटते रहती है क्योंकि इसका पति हमेशा शराब पी के घर आता है, कुछ काम वाम तो नहीं करता। और ये है कुमरी की बीवी, इसका नाम है लक्ष्मी। हर एक दिन जंगा और बलजी ये दोनों तरकारी लाने के लिए दूसरे गांव जाने लगते हैं साइकिल में। तभी रास्ते में इन दोनों को ब्लैक मैजिक के कुछ सामान नजर आते हैं। मतलब ब्लैक मैजिक या नजर वजर उतार के कहीं पर फेंक देते हैं रास्ते पर। अब इस गांव में पहले से ही ये अफवाह होती है कि इस गांव में बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक हो रहा है और बलजी इस बात को 100% मानता है। लेकिन जंगा पढ़ा लिखा बंदा होता है, ये इन सारी चीजों पर भरोसा नहीं करता, यकीन नहीं करता। इसके बावजूद भी बलजी जंगा को जिद करने लगता है कि ये दूसरे रास्ते से जाएंगे। अब कुमरी के बारे में बात करें तो बेचारा कुमरी बहुत ही मेहनती बंदा होता है। जो भी ऑटो से कमाता है, रात होने के बाद वो सारे पैसे अपनी बीवी को लाके देता है और इसी तरह थोड़े पैसे भगवान की हुंडी में रखता है। खैर उसी गांव में एक सरपंच होता है जो बहुत ही घमंडी किस्म का बंदा है और इसी तरह इस सरपंच की एक रखेल भी होती है। शायद इसकी बीवी नहीं है, लेकिन इसकी बेटी जरूर है। उसी गांव में एक और बंदा रहता है, पता नहीं क्या नाम है इसका। और एक्चुअली ये बंदा इस गांव का सरपंच बनना चाहता है, वो भी सिर्फ उस औरत को हासिल करने के लिए। और हर वक्त मौके की तलाश में होता है कि ये बंदा उस सरपंच को किस तरह से हराए, किस तरह से जलील करे, किस तरह से उसे मारे। हर एक दिन जब कुमरी बीएफ कर रहा होता है, बीएफ मतलब ब्रेकफास्ट यार, तभी कुमरी को एक कॉल आता है। कुमरी फौरन घबराते हुए उस खाने को छोड़ के अपने घर से बाहर जाने लगता है। इसकी बीवी पूछने लगती है कि कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन कुमरी लक्ष्मी को कुछ भी जवाब नहीं देता। कुमरी फौरन अपने गांव के पुलिस स्टेशन में जाता है। वहाँ पर इसके कुछ रिश्तेदार बैठे होते हैं, शायद इसका मामा और उसकी मामा की बेटी। और बात यह है कि ये लड़की इस गांव में नहीं है, पढ़ी लिखी है। एक बंदा अचानक से आकर इन दोनों को ठोक दिया और उल्टा इन पर डांटने लगा था। सो इसीलिए ये लड़की उस बंदे के ऊपर कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन आई है। जब कुमरी इस इंस्पेक्टर के पास आता है तो वो बंदा कुमरी को कस के एक छापड़ लगाता है। कुमरी रोते हुए इन दोनों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर माफ कर दीजिए, वो लड़की इस गांव में नहीं है, पढ़ी लिखी है, यहाँ के कल्चर के बारे में उसे नहीं पता। मतलब कुमरी के लोग कुछ नीची जाति के लोग होते हैं। कुमरी का दिल इतना साफ होता है कि ये खुद को उलझन में डाल के अपनों को बचाता है। खैर उसी रात बलजी शराब पीने के लिए शराब के अड्डे के पास जाता है। ये बंदा बहुत शराब पीता है क्योंकि ये शराब का आदी होता है। शराब की हालत में बलजी सरपंच के आदमी पर हाथ डालता है, बिना सोचे समझे, बिना देखे। उसके बाद क्या था, दूसरे दिन वो सरपंच कुमरी को अपने घर बुलवाता है। कुमरी बेचारा अपने चप्पल बगल में लेकर सरपंच के सामने जाता है और उसे बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि बलजी ने नशे में ऐसा किया होगा, प्लीज इसे छोड़ दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और उस वक्त वो सरपंच बलजी को बांध के रखा होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रामुला आती है, बलजी की बीवी, और वो भी उस सरपंच से रिक्वेस्ट करने लगती है। और एक्चुअली पहले से ही उस सरपंच की बुरी नजर रामुला पर होती है। सरपंच कहने लगता है चलो तुम्हारे पति को छोड़ दूंगा, वो भी तुम्हारा चेहरा देखकर, तुम्हें देखकर। जाओ ले जाओ तुम्हारे पति को। जब रामुला अपने पति के पास जा रही होती है उसके हाथ खोलने के लिए, वो सरपंच रामुला से कहने लगता है कि तुम्हारे पति को मारते वक्त मेरा घर गंदा हो गया है, थोड़ा पोंछ के जाना। बेचारी रामुला कपड़े की तलाश करने लगती है, लेकिन वो सरपंच रामुला से कहने लगता है यहाँ पर कपड़ा नहीं है, तुम्हारी साड़ी से पोंछ दो।
अब रामला के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। रामला अपनी साड़ी से उस घर की सफाई करने लगती है। उसके बाद कोमरी और रामला ये दोनों बलजी को वहाँ से ले जाते हैं। मतलब इस तरह की जिंदगी होती है इन लोगों की। हर वक्त ऊंची जाति से दबे रहते हैं। अगर पलट के कुछ बोला तो इन्हीं का नुकसान होगा। बलजी अपनी बीवी की कसम खाकर कहने लगता है, मत रो बसंती मत रो, मैं दोबारा शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरी वजह से उस गब्बर के सामने नाचना पड़ा तुमको। खैर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जंगा आता है और बलजी के जख्म देखकर इन सारे लोगों से सवाल करने लगता है कि बलजी को क्या हुआ। तभी जंगा की भाभी लक्ष्मी जंगा को सच नहीं बताती। जंगा से कहने लगती है, अरे कुछ नहीं, वो बलजी ना कहीं पर गिर गया इसीलिए इसके चोट आई है। खैर इसी बातों ही बातों में जंगा इन लोगों को एक खुशखबरी सुनाता है कि इसका सिलेक्शन हो चुका है, ये पुलिस वाला बन चुका है और इसकी पोस्टिंग इसी की गाँव में हुई है। दूसरे दिन कोमरी जंगा को पुलिस स्टेशन छोड़ने के लिए आता है, अपनी साइकिल देकर जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर आने के बाद जंगा अपने जान पहचान के एक बंदे से कहने लगता है कि अंकल मेरा तो सपना पूरा हुआ, मैं पुलिस बन गया। मेरा तो सिर्फ एक ही सपना है कि मैं किसी केस की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूं, उस केस को सॉल्व करूं, इसीलिए मैं पुलिस में भर्ती हुआ। थोड़ी देर बाद वो इंस्पेक्टर जंगा को अंदर बुलाकर कहने लगता है कि कुछ तरकारी खरीद कर मेरे घर में देकर आना। यह सुनने के बाद बेचारा जंगा बहुत अपसेट हो जाता है। जंगा ने सोचा था कि इसको एक अच्छा केस मिलेगा, उस केस को ये सॉल्व करेगा, लेकिन इसको ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। खैर जब जंगा तरकारी लेकर जा रहा होता है तभी जंगा का अंकल जंगा को कॉल करके कहने लगता है कि जंगा मेरी बात ध्यान से सुनो, कोमरी की जान को खतरा है, उस पर थोड़ा तुम नजर रखना, उसके ग्रहण ठीक नहीं है, थोड़ा अच्छे से देखरेख करना उसकी। तभी वही दूसरी तरफ इस गांव का सरपंच शहर जाकर जब वापस अपने गांव आ रहा होता है, इसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, ये मर जाता है। ये खबर सुनने के बाद बलजी बहुत खुश हो जाता है। बलजी फौरन दौड़ते हुए कोमरी के पास आता है, कोमरी को ये खुशखबरी सुनाता है। लेकिन कोमरी बहुत ही साफ दिल का इंसान होता है, ये अपनी दुश्मन की मौत पर खुशी नहीं मनाता। कोमरी जंगा और बलजी से कहने लगता है कि तुम तो उस सरपंच के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं उस सरपंच की बेटी के बारे में सोच रहा हूँ, उसका क्या होगा। खैर जब एक दिन जंगा अपने पुलिस स्टेशन में होता है तो फौरन इसकी भाभी इसको कॉल करके अपने घर बुलाती है। घर आने के बाद जंगा को ये बात पता चलती है कि कल रात से कोमरी घर नहीं आया। यह सुनने के बाद जंगा को अपने अंकल की बात याद आती है, वो फौरन अपने भाई को ढूंढने में लग जाता है। इसी दरमियान में जंगा और बलजी ये दोनों एक कब्रिस्तान के पास जाते हैं। उस कब्रिस्तान में इन दोनों को 2 कंकाल नजर आते हैं, जले हुए कंकाल। उसके बाद क्या था, ये बात पुलिस वालों को पता चलती है, मीडिया वालों को पता चलती है कि जंगा के गांव में ये अफवाह है कि वहां पर ब्लैक मैजिक होता है और उसी तरह वो दूसरा कंकाल हो सकता है कोमरी का ही हो, कोमरी ने किसी को मार दिया हो। और उसके बाद सीन फिर से 1 हफ्ते पहले शिफ्ट होता है, मतलब कोमरिया मरने के 1 हफ्ते पहले, जहाँ पर एक कपल का इंट्रोडक्शन होता है। इस लड़की का नाम है कविता, जो फिलहाल 5 महीनों की प्रेग्नेंट है। कविता का हस्बैंड कविता की बहुत केयरिंग करते रहता है। इसी दरमियान में अचानक कविता की तबीयत बिगड़ जाती है। कविता का हस्बैंड फौरन कविता को हॉस्पिटल ले जाता है। कविता का स्कैनिंग वगैरह करने के बाद वो डॉक्टर कविता के फैमिली मेंबर्स को बताने लगता है कि कविता का मिसकैरेज हो चुका है। और उसी तरह डॉक्टर ने ये ऑब्जर्व किया कि कविता के बॉडी पर बहुत सारे रैशेस है। इस डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कि कविता को क्या बीमारी है और अचानक से कविता का मिसकैरेज कैसे हो गया। उसके बाद कविता का बड़ा भाई जिसका नाम होता है रमेश और उसी तरह कविता का हस्बैंड ये दोनों एक स्वामी जी के पास जाते हैं। कविता की हालत सुनने के बाद वो स्वामी जी कविता के फैमिली मेंबर्स को बताने लगता है कि कविता पर किसी ने जादू मंत्र किया है, मतलब ब्लैक मैजिक किया है, और वो भी खतरनाक ब्लैक मैजिक, और ये लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तभी हॉस्पिटल से ये न्यूज आती है कि कविता मर चुकी है। ये सुनने के बाद वो स्वामी जी रमेश को साइड में बुलाकर उससे कहने लगता है, देखो रमेश, इस ब्लैक मैजिक में 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप है विक्टिम को मारने का, और आखिरी स्टेप जिसने ब्लैक मैजिक किया वो खुद अपनी जान को बचाना चाहिए, वरना ये ब्लैक मैजिक उल्टा पड़ सकता है। और ये ब्लैक मैजिक मरने वाले के कब्र के पास करना चाहिए, तभी उसकी जान बच सकती है। जब तुम लोग कविता को जला दोगे उसके बाद कविता के कब्र के पास आसपास ऑब्जर्व करना, क्या कोई वहाँ पर आता है, वहाँ पर आकर कोई पूजा पाठ करता है। अगर ऐसा किसी ने किया वही ब्लैक मैजिक करने वाला है। खैर उसके बाद कविता के फैमिली मेंबर्स कविता का अंतिम संस्कार करते हैं और एक्चुअली उसी कब्रिस्तान में लाशों को चिता देने वाला मल्ली नाम का एक बंदा होता है। रमेश मल्ली को पैसे देते हुए उससे कहने लगता है कि मल्ली, हम इस गली के आखिर में बैठे रहेंगे, हमारे जाने के बाद कोई भी बंदा कविता की कब्र के पास आया तो फौरन हमें फोन करो, हमें मैसेज करो। इस तरफ उसी रात 7:45 पर
कोमरी अपने घर आता है। डिनर वगैरह करने के बाद कोमरी रोजमर्रा की तरह हल्का होने के लिए खेतों में जाता है और उसी रास्ते में हर रोज कोमरी मल्ली को हाय हेलो बोलते रहता है। तो इस बार भी एज यूजुअल से कोमरी मल्ली के पास आता है, मरने वाली का नाम वगैरह पूछने लगता है और अपने जेब से सिगरेट निकालकर मल्ली को माचिस पूछने लगता है। इसी बातों में फौरन रमेश वहाँ पर आ जाता है। रमेश मल्ली से कहने लगता है कि मल्ली पकड़ो साले को। मल्ली फौरन कोमरी को दबोच लेता है। अब बेचारे कोमरी को कुछ भी पता नहीं चलता कि मल्ली इसको क्यों पकड़ रहा है और वो बंदा कौन है। रमेश फौरन कोमरी के पास आकर इसके ऊपर पेट्रोल छिड़कने लगता है, इसे बहुत मारने पीटने लगता है। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। इसी हाथापाई को देखकर बेचारा मल्ली डर जाता है, फौरन वो वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी हाथापाई के दौरान कोमरी गलती से उस चिता में जाके गिर जाता है। अब कोमरी के बॉडी पर ऑलरेडी पेट्रोल होता है, उसे आग लग जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर रमेश का भाई सुरेश, कविता का हस्बैंड आते हैं। कोमरी को जलता हुआ देखकर ये तीनों अपने हाथ में लाठी लेकर कोमरी को बार बार मारने लगते हैं। फाइनली उसे मार ही देते हैं। हर सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। अब कोमरी की बात न्यूज चैनल्स में फैल चुकी होती है। उस गांव में पहले से ही एक हंगामा खड़ा हो चुका होता है। वो इंस्पेक्टर कोमरी के फैमिली मेंबर्स और रमेश को बुलाकर इन दोनों में समझौता करने लगता है। रमेश कोमरी की वाइफ लक्ष्मी को 50,000 रुपए देता है इस मामले को दबाने के लिए, मीडिया के सामने कुछ ना बताने के लिए। अब जंगा को ये बात हजम नहीं होती। जंगा दिन भर रमेश को फॉलो करने लगता है और रात होने के बाद रमेश को अकेला पाकर इसे बहुत मारने पीटने लगता है और इससे सवाल करने लगता है कि तुम लोगों ने मेरे भाई को क्यों मारा। रमेश कहने लगता है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन पर ब्लैक मैजिक किया, उस दिन वो मेरी बहन के कब्र के पास आया था। जंगा सवाल करने लगता है, क्या तुमने देखा मेरे भाई को ब्लैक मैजिक करते हुए? मेरा भाई तो तुम्हारी बहन को जानता भी नहीं, किसने बताया तुमको ये सब? रमेश कहने लगता है कि जब कोमरी कविता की कब्र के पास आया था, मल्ली ने उसे दबोच लिया। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने उसको ब्लैक मैजिक करते हुए नहीं देखा, शक के मारे हमने उसे मार दिया। यह सुनने के बाद बेचारा जंगा बहुत रोने लगता है। क्या शक के मारे तुमने एक इंसान को मार दिया, मेरे भाई को? रमेश कहने लगता है, देखो तुमको और पैसे चाहिए तो ले लो, तुम्हारे मुंह पे फेंक दूंगा, लेकिन इस बात को यहीं पर दबा दो। खैर उसके बाद जंगा अपने तरीके से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, कुछ पुराने इंसिडेंट्स को गैदर करता है और जंगा एक लॉयर की मदद से रमेश और सुरेश पर केस ठोक देता है। कोर्ट में आने के बाद जंगा जज के सामने कुछ इंसिडेंट्स को रखता है कि किस तरह से दूसरे गांव में ब्लैक मैजिक के नाम पर गांव वाले उस बंदे को मार दिया। मतलब गांव वालों को सिर्फ ये शक था कि वो बंदा ब्लैक मैजिक करता है, सो गांव वालों ने उस बंदे को मार दिया और उसी तरह दूसरे गांव में एक घर को ही जला दिया और दूसरे गांव में एक औरत को जला दिया, सिर्फ शक के बलबूते पर, मतलब अंधविश्वास पर। और उसी तरह रमेश और सुरेश भी कोमरी को शक के बलबूते पर मार दिया। इन दोनों को शक था कि कोमरी ब्लैक मैजिक करता है, बिना सोचे समझे जंगा के भाई को मार दिया। ये सुनने के बाद जंगा और रमेश के बीच कोर्ट में ही झगड़ा होने लगता है। कोर्ट में ही एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होता है। इन दोनों की लड़ाई देखकर जज इस केस को पोस्टपोन करता है। खैर जब जंगा ने अपने भाई के केस को कोर्ट में डाला, सोशल मीडिया और न्यूज में ये बात बहुत वायरल हो जाती है कि आजकल भी कुछ गांव में अंधविश्वास किस हद तक बढ़ रहा है, किस तरह से गांव वाले अंधविश्वास पर बिलीव करके लोगों को मारते हैं। और एक्चुअली जंगा की यही कोशिश होती है कि जिस तरह से कोमरी की मौत हुई है, अगली बार किसी भी गाँव में ऐसा इंसिडेंट पेश न आए। इसीलिए जंगा ने इस केस को लड़ने का सोचा। कुछ दिनों बाद फिर से कोर्ट में सुनवाई होती है। रमेश को लॉयर जज से कहने लगता है, अरे जज साहब, मेरे क्लाइंट रमेश को कोमरैया कौन है ये पता नहीं, वो कैसा दिखता है ये भी पता नहीं। ऐसी हालत में रमेश ने कोमरैया को कैसे मारा? किसी ने कोमरैया को मार के कविता की चिता में लाके फेंक दिया और ये लोग ये सोच रहे हैं कि रमेश ने कोमरैया को मार दिया। अगर ऐसा है तो सबूत दिखाने के लिए कहिए ना। तो जज भी यही सवाल जंगा से करने लगता है। जंगा कहने लगता है कि सर इस केस में सिर्फ एक लौता आई विटनेस है और वो है मल्ली, जो फिलहाल गायब है। उस इंसिडेंट के बाद ये दिखाई नहीं दे रहा। और कुछ दिनों बाद इस केस की सुनवाई होती है। जंगा जज को एक सबूत लाके दिखाता है और वो सबूत है पुलिस स्टेशन का वीडियो रिकॉर्डिंग। मतलब जब उस इंस्पेक्टर ने कोमरी के फैमिली को पुलिस स्टेशन बुलाया था रमेश और उनके बीच समझौता करने के लिए, उस वक्त जंगा ने इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर चुका था। और ऑफकोर्स वीडियो देखकर ये पता चलता है कि रमेश ने लक्ष्मी को कुछ पैसे दिया है। रमेश का लॉयर जज से कहने लगता है, अरे जज साहब, ये कोई सबूत हुआ? अब देखिए कोमरैया की मौत कविता की चिता पे आके गिरने की वजह से हुई और उसी तरह ये केस मीडिया में बहुत फैल चुका था। सो इस चीज को ठंडा करने के लिए, मुआवजे के लिए रमेश ने लक्ष्मी को कुछ पैसे दिया और लक्ष्मी ने ये पैसे ले भी लिया। ये सुनने के बाद जज जंगा से कहने लगता है, अरे जंगा, ये क्या बात हुई? पहले तो तुम लोगों ने उनसे पैसे ले लिया और उल्टा उन पर केस ठोक दिया।
खैर जो भी हो, मैं इस केस को सॉल्व करने के लिए एक कमेटी तैयार करता हूँ। 15 दिनों बाद इस केस की दोबारा सुनवाई होगी। उसके बाद जंगा अपने तरीके से कुछ इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, काफी सारे लोगों से जा मिलता है और जब फाइनली जज इस केस का फैसला करने ही वाला होता है तभी जंगा जज साहब से कहने लगता है, रुकिए जज साहब, आपका फैसला सुनाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जज साहब, मैं ये केस विथड्रॉ कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। मतलब कल तक जंगा अपने भाई के लिए लड़ रहा था, जंगा की फैमिली को इंसाफ चाहिए था, लेकिन आज ये अचानक से केस को विथड्रॉ कर रहा है। जंगा जज से कहने लगता है कि जज साहब, मेरे भाई की मौत एक अंधविश्वास की वजह से हुई है। हो सके तो आप ऐसा एक सिस्टम लाइए कि इस देश से अंधविश्वास मिट जाए। उसके बाद जंगा अपने घर आकर मौज मस्ती के साथ खाना खाने लगता है। जंगा को देखकर बलजी और लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों जंगा को बहुत डांटने लगते हैं और यहाँ से एक के बाद एक ट्विस्ट हमारे सामने आते हैं। सीन फिर से थोड़ा फ्लैशबैक जाता है, जहाँ पर जंगा अपने तरीके से कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जंगा अपने भाभी से सवाल करने लगता है कि जिस दिन इसके भाई की मौत हुई थी उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था, डिटेल में जंगा को बताने के लिए कहता है। लक्ष्मी कहने लगती है कि उस दिन एजुअल से तुम्हारा भाई घर आया, कुछ पैसे मेरे हाथ में थमा दिया और जब कुछ पैसे हुंडी में डाल रहा था मैंने ये देखा कि तुम्हारे भाई के हाथ से खून बह रहा है। तुम्हारे भाई ने कहा कि एक छोटी सी चोट लगी है इसके हाथ को। मैंने भी इस चीज को लाइटली ले लिया। जब जंगा ऑटो की इंस्पेक्शन करने पर ऑटो में कुछ खून के धब्बे होते हैं। जंगा इस ब्लड सैंपल को ले लेता है और इस ब्लड को किसी हॉस्पिटल में टेस्ट करवाता है और टेस्ट करने के बाद जंगा को ये बात पता चलती है कि ये ब्लड किसी इंसान का नहीं बल्कि एक गाय का है, गाय के बच्चे का। उसके बाद जंगा कविता की कुछ फोटोग्राफ ले जाकर एक स्वामी जी को दिखाता है। मतलब कविता में कुछ सिम्टम्स होते हैं ना, उसके बॉडी पर रैशेस, आंखें लाल होना। इसे देखकर वो स्वामी जी जंगा से कहने लगता है कि इस लड़की के साथ किसी ने रेणु का अवतार किया है और ये बहुत ही डेंजरस ब्लैक मैजिक है, सिर्फ एक्सपर्ट्स ही इस चीज को कर सकते हैं। जंगा सवाल करने लगता है, स्वामी जी क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये ब्लैक मैजिक कैसे करते हैं? इस ब्लैक मैजिक को करने के लिए विक्टिम के हेयर, विक्टिम के कपड़े का टुकड़ा और इसी तरह उसकी पैर की मिट्टी होना चाहिए। इन तीनों चीजों को मिलाकर एक डॉल बनाते हैं और ये डॉल एक अंतड़ी के ऊपर रखते हैं और वो अंतड़ी नवजात शिशु की होनी चाहिए। रात के अंधेरे में बैठकर इस ब्लैक मैजिक को किया जाता है। और मूवी के स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, यही सीन को देखा था, याद है ना आपको? और उस वक्त इस ब्लैक मैजिक को करने वाला और कोई नहीं, कोमरैया होता है। एक दिन कोमरी ने एक प्रेग्नेंट लेडी को हेल्प किया था, उसे अपने ऑटो में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया और उसी बहाने से एक नर्स को पैसे देकर नवजात शिशु के अंतड़ी को हासिल कर लिया। उसके बाद कोमरी ने एक छोटे से गाय के बछड़े को बलि दिया। मतलब इस तरह से ये स्वामी जी जंगा को बताते रहता है और यहाँ तक पहला स्टेप खत्म होता है। जब विक्टिम मर जाता है उसके बाद से दूसरा स्टेप शुरू होता है और दूसरा स्टेप अपने आप को बचाने का होता है और ये ब्लैक मैजिक विक्टिम के चिता के पास करना चाहिए। इसको करते समय ब्लैक मैजिक वाला अपने चप्पल नहीं पहनना चाहिए, वो दूसरों की चप्पल पहनना चाहिए। और उस दिन जब कोमरी हल्का होने के लिए जा रहा था उस दिन कोमरी के चप्पल नजर नहीं आ रहे थे, इसीलिए कोमरी ने बलजी के चप्पल पहन लिया था। जब विक्टिम की लाश जल रही होती है उसी वक्त ये प्रक्रिया करनी चाहिए और वो भी नेक्ड होकर, तब जाके जिसने ब्लैक मैजिक किया होता है उसकी जान बच सकती है। ये होने के बाद 10 दिनों तक कुछ परहेज करना चाहिए, जैसे अपने पत्नी के साथ कार्ड नहीं करना चाहिए, हमेशा हरे नींबू दरवाजे पर लटकाना चाहिए और भी बहुत सारे रूल्स है। मतलब इस तरह से जंगा बलजी और लक्ष्मी को ये सारी बातें बताते रहता है। उसके बाद हमारे सामने एक और कहानी सामने आती है। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब कोमरैया डिनर वगैरह कर लिया था तो उसकी चप्पल एक्चुअली वहीं पर थे, लेकिन कोमरैया अपने चप्पल को साइड में फेंक दिया और इसने बलजी के चप्पल पहन लिया। उसके बाद कोमरैया ने अपने ऑटो में ऑलरेडी कुछ सामग्री रखी होती है, उसको ले लेता है। उस सामग्री को लेकर कविता की चिता के पास फेंक देता है। उसके बाद कोमरी मल्ली के पास आकर कहने लगता है, मल्ली मुझे तुम्हारी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। आधे घंटे तक इस एरिया में नजर रखना, देखना कोई भी नहीं आए। मुझे यहाँ पर कुछ काम है, मैं तुमको बहुत पैसे दूंगा। मल्ली भी पैसों की लालच में मान जाता है। उसके बाद कोमरैया नंगा होकर कविता की चिता के पास ब्लैक मैजिक करने लगता है। ये देखकर मल्ली के तो होश ही उड़ जाते हैं। मल्ली चोरी चुपके इसकी वीडियो बनाता है, फोटो खींचता है। अब ऑलरेडी मल्ली को रमेश ने कुछ पैसे दिया था कि अगर यहाँ पर कोई आया तो फौरन मुझे मैसेज करो, कॉल करो। बेचारा मल्ली डर के मारे मैसेज टाइप करता है और बहुत ही मुश्किल से रमेश को मैसेज सेंड करता है। ये मैसेज देखने के बाद रमेश फौरन वहाँ पर आता है। रमेश कोमरैया पर पेट्रोल डालता है। इनके बीच बहुत हाथापाई होती है।
इसी हाथापाई के दौरान कोमरैया गलती से कविता की चिता में जाके गिर जाता है। उसके बॉडी को आग लग जाती है। अब जंगा ये सारा सब कुछ इन दोनों को बता रहा होता है, मतलब बलजी और लक्ष्मी को। लेकिन ये दोनों जंगा की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। जब जंगा इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तो जंगा को उसी कब्रिस्तान में मल्ली का फोन मिला था। मतलब उस हाथापाई के दौरान मल्ली ने अपने फोन को साइड में फेंक कर वहाँ से भाग चुका था। जंगा इस फोन को रिपेयर करवाता है और मल्ली के फोन में चेक करने पर जंगा को इसका बड़ा भाई कोमरैया नजर आता है, जो ब्लैक मैजिक कर रहा है। यही फोटोग्राफ्स वीडियो जंगा लक्ष्मी और बलजी को दिखाता है। उसके बाद जंगा इन दोनों को अपने बड़े भाई की बचपन की कहानी को सुनाता है कि कोमरैया बचपन से इस गांव में नहीं था, वो अपने अंकल के गांव में था। स्कूल डेज से ही कोमरी कविता को जानता था। कोमरी कविता को प्यार करने लगा। कविता कोमरी से प्यार करने का नाटक किया। जब ये दोनों किसी जगह पर थे उस वक्त कविता का एक फैमिली मेंबर इन दोनों को देख लेता है। कविता उस बंदे से कहने लगती है कि कोमरी ने ही मुझे यहाँ पर लाया। अब कविता के फैमिली मेंबर्स ऊंची जाति के थे। कोमरी को बहुत मारा पीटा और इसी तरह कोमरी को स्कूल से भी निकाल दिया गया। जब बेचारा कोमरी डिप्रेस हो गया था, इसके पास इसका अंकल आता है और कोमरी को ब्लैक मैजिक सिखाता है, क्योंकि कोमरी के अंकल को ऑलरेडी ब्लैक मैजिक आती है। उतने सालों बाद कोमरी ने अपने गांव में कविता को देखा, जो अपने पति के साथ बहुत ही खुश नजर आ रही थी और इसी तरह कविता प्रेग्नेंट भी थी। कविता को खुश हुआ देखकर कोमरी को रहा नहीं गया। कोमरी को अपना निब्बा निब्बी वाला प्यार याद आ गया। उसके बाद कोमरी ने कविता के रिलेटेड कुछ सामान को गैदर कर लिया। उसके साथ ब्लैक मैजिक करके कविता को मार दिया। उसके बाद जंगा लक्ष्मी और बलजी से ये भी कहने लगता है कोमरी सिर्फ कविता को ही नहीं मारा, इस गांव में जो जो घटनाएं हुई इसके पीछे कोमरी का ही हाथ है। जैसे उस सरपंच का मर जाना और जिन जिन लोगों ने कोमरी की फैमिली पर उंगली उठाया, इसे रुस्वा किया, कोमरी ने उन सारे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक किया, उन सारे लोगों को मार दिया। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है कि कोमरैया अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं। उस दिन हाथापाई के दौरान चिता में कोमरी नहीं बल्कि मल्ली आग में गिर गया था और सारे लोगों की नजरों से बचकर कोमरी वहाँ से भाग गया। रमेश और उसका भाई यही सोच रहे थे कि जलने वाला कोमरी है, इसलिए बेचारे मल्ली को दोबारा मार मार के मार ही दिया। और जब जंगा इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, कब्रिस्तान में जंगा को कुछ दांत मिले थे। उन दांतों का डीएनए टेस्ट करने पर जंगा को ये बात पता चली कि वो दांत मल्ली के हैं। अब जंगा पुलिस वाला है, सिस्टम हर एक के लिए एक ही है। जंगा इसीलिए पुलिस में भर्ती हुआ ताकि ये हर एक गुनहगार को सजा दिलवाए। कोमरी को ढूंढने के लिए जंगा अपने घर से बाहर जाता है। उसके बाद सीन फिर से कुछ महीनों बाद शिफ्ट होता है केरला में, जहाँ पर हमको कोमरी नजर आता है जो किसी होटल में काम करता है, या तो फिर ये होटल इसी का है। और यहाँ पर हम कोमरी के साथ साथ कविता को भी देखते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब हम ऑडियंस को ये बताते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। तो खैर इस मूवी को देखने के बाद हमारे मन में काफी सारे सवाल पैदा होते हैं कि कोमरी कविता के साथ केरला कैसे आया, और एक्चुअली उस दिन जंगा अपने घर से बाहर गया था कोमरी को पकड़ने के लिए। वो क्या हुआ, क्या जंगा भी कोमरी के साथ मिला हुआ है? और उसी तरह चिता में जलने वाली कविता नहीं थी तो कौन थी? क्या सच में कोमरैया ब्लैक मैजिक कर रहा था? ब्लैक मैजिक की वजह से ही काफी सारे लोगों की मौत हुई है। इन सारे सवालों का जवाब हम दूसरे पार्ट में देखेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरा बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।